Hello and welcome the workshop accounts in Indian Railways. Here we are going to discuss about the workshop accounts in Indian Railways. It is governed with the Indian Railway Rolling Stock Code. As we know that there are a lot of codes available on the Railways Indian Railway website. There you can find out the Indian Railway Rolling Stock Code also. I am Rashid Arshad Qadri from Zarasa Solutions ट्रैक ऑफ लर्निंग। मैं लगातार आपके सामने नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्कशॉप के बारे में। वर्कशॉप एक रेलवे का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, क्योंकि वर्कशॉप में हम इंक्लूड करते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स को, वर्कशॉप में हम इंक्लूड करते हैं पीओएच जो हमारे कोचेस की होती है, हमारे आवर्स की होती है, एटसेट्रा। तो इसीलिए इस संदर्भ में हम जो है इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि वर्कशॉप किस तरीके से मैनेज करता है, और वो सभी एस्पायरेंट जो वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं कि वर्कशॉप में जो है क्या कहते हैं किस तरीके से कॉस्टिंग होती है, किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, किस तरीके से बजटिंग होती है, उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाली है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये थोड़ा सा लंबी वीडियो रहेगी, तकरीबन 40-50 मिनट की। तो आप सभी लोग संयमित होकर इसको समझने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें। आपको अच्छा लगेगा ये जानकर के आपके की जो वर्कशॉप की नॉलेज है। नॉर्मली ऐसा होता है कि वर्कशॉप बहुत छोटी सी जगह है, तो लोगों को आइडिया नहीं है उसके बारे में, और सभी जगह वर्कशॉप्स होते भी नहीं हैं। तो इसीलिए, और स्पेशली वो लोग जो लेखा विभाग से संबंधित हैं और एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या अपेंडिक्स 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो और भी लाभदायक होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन रेलवे की जो वर्कशॉप की हिस्ट्री वो क्या है, कि कब इंडियन रेलवे में जो है वर्कशॉप का डेवलपमेंट चालू हुआ। ये बात है 1853 में जब इंडिया में रेलवे चली, तो नेचुरली बात है कि जब रेलवे लाइन बिछा दी गई, रेलवे चलने लगी, तो उसके बाद ये ज़रूर होगा कि उसको एक्सपेंड कैसे किया जाए, उनका मेंटेनेंस और रिपेयर कैसे किया जाए, इसकी फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड की जाएँ, और नई मैन्युफैक्चरिंग कैसे प्रोविजंस किए जाएँ। तो ज़रूरी था कि थ्रू आउट इंडिया जो है क्या कहते हैं रेलवे वर्कशॉप्स बनाए जाने आवश्यक थे, क्योंकि रेलवे का डेवलपमेंट भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एरियाज में लगातार हो रहा था। जैसे 1853 में जब बॉम्बे में रेल चली, उसके कुछ 2-3 साल बाद कोलकाता में, अपार्ट फ्रॉम इट अदर इंडियन जो है क्या कहते हैं पेनिनसुला में वेरियस रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ। तो अगर हम अर्ली बिगिनिंग देखेंगे तो 1853 में इंडिया का फर्स्ट रेलवे इनॉग्रेट हुई मुंबई से थाने के बीच। तो मेंटेनेंस डिपो की आवश्यकता पड़ी। 1862 में जो है क्या कहते हैं इंडियन रेलवे में पहला वर्कशॉप एस्टैब्लिश हुआ। द फर्स्ट मेजर रेलवे वर्कशॉप वाज सेट अप इन जमालपुर, which became a significant hub for the locomotive manufacturing and repairs, as we know that कि Jamalpur is the oldest workshop in Indian Railways. Between 1817 and 1900, several railway workshops were established across different railway zones, including Parambur, Kacharpura, Ajmer, Lilua in West Bengal, Rajasthan, etc. It was depend on that how much line is being established there, कितनी लाइन बिछा दी गई थी, कितनी लंबी, तो उसके अकॉर्डिंगली कितने रैक्स और कोचेज अवेलेबल होने लगे थे, तो उसके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट था। अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, 1947 की बात करें, तो इंडियन रेलवे ने जो है क्या कहते हैं ये इनिशिएट किया कि अब हमें मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए और हमारे वर्कशॉप्स को अपग्रेड होना चाहिए बेटर मशीनरी के साथ और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ। हमारे यहाँ अगर हम देख लेंगे कि प्रोडक्शन यूनिट्स कहाँ कहाँ हैं इंडियन रेलवेज में। प्रोडक्शन यूनिट्स आर द यूनिट्स तो मैन्युफैक्चर द coaches, manufacture the coaches or manufacture the powers. All type of different type of coaches we have here. तो सभी तरह के कोचेज बनाने के लिए जो है क्या कहते हैं अलग अलग तरह की अलग अलग कंपनीज हैं। कुछ किस तरह के कोच बनाती है, कुछ डिफरेंट टाइप से कोचेज बनाती हैं, कुछ वेगन्स बनाती हैं, लाइक दैट। तो अगर हम देखेंगे तो CLW 1950 में एस्टैब्लिश हुई, स्पेशली जो है मैन्युफैक्चर करती है आज की तारीख में ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की, चित्रंजन लोकोमोटिव्स फॉर वेस्ट बंगाल। ICF चेन्नई अगर बात करें, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई की बात करें, 1955 में हुई। LHB कोचेस का निर्माण कर रही है आज की तारीख में। पैसेंजर्स कोचेस के निर्माण के लिए इसको जाना जाता है। डीजल लोकोमोटिव बस वाराणसी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 1961 में एस्टैब्लिश हुआ, बेसिकली नाउ कॉल्ड बनारस लोकोमोटिव बस आल्सो इट इज प्रोड्यूस डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स।
एज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो अभी वही बनाए जा रहे हैं सभी जगह पर। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब 1986 में एस्टैब्लिश हुई थी, और ये स्पेशलाइज्ड है मॉडर्न पैसेंजर कोचेस को बनाने में। व्हील एंड एक्सल प्लांट RWP रेलवे व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटका एस्टैब्लिश हुआ 1984 में। ये व्हील सेट्स फॉर लोकोमोटिव कोचेस के लिए ये बनाती है। इसके अलावा हम जो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF रायबरेली उत्तर प्रदेश 2012 में एस्टैब्लिश हुई। LHB कोचेस विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये बना रही है। अगर हम इसकी बात करें तो इंडियन रेलवेज में मोस्ट मॉडर्न प्रोडक्ट जो है क्या कहते हैं कोच फैक्ट्री है ये, और पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसके साथ बनाया गया है इसको। Diesel locomotorization were DMW Patiala established in 1981, upgrade and rebuilds diesel locomotive enhance efficiency. मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर महाराष्ट्र 2020 में एस्टैब्लिश हुई, नया फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेलवे कोचेज है। रेल व्हील प्लांट बेला बिहार एस्टैब्लिश हुआ 2012 में, स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग रेलवे व्हील्स फॉर लोकोमोटिव्स कोचेज एंड वेगन्स। इसके अलावा जो है कहते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा बिहार, ये 2018 में एस्टैब्लिश हुई। ये लोकोमोटिव जो है कि इन कोलैबोरेशन विथ एक फ्रांस की कंपनी है एल्स्टॉम SA फ्रांस, उसके साथ ये जो है क्या कहते हैं कोलैबोरेशन में बनाई गई। ये हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का निर्माण करती है। इसके अलावा डीजल इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री DELF मराठवाड़ा बिहार में बनाई गई। ये जो है सॉरी मरहोरा बिहार, मराठवाड़ा आई एम सॉरी, मरहोरा बिहार 2018 में एस्टैब्लिश हुई, और जो है क्या कहते हैं इसमें डीजल लोकोमोटिव ये जो है GE जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की कंपनी है उसके साथ मिलकर कोलैबोरेशन में बनाई गई है। अगर हम इसको याद रखने के चाहें तो इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक्स है, कूल ब्रेव इंटेलिजेंट रेलमैन डू रियली रिमार्केबल इलेक्ट्रिक इंजन। तो इसके जरिए भी हम इन सबको याद रख सकते हैं, हम जो प्रोडक्शन यूनिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन हो गया कोचेस का एंड वैगन्स का, तो डेफिनेटली दे विल रन ऑन द ट्रैक। उसके बाद इनको POH की आवश्यकता होगी, पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग की ज़रूरत होगी, मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, इनको जो है कहते हैं रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा इनमें बहुत सी चीज़ों की कैलिब्रेशन की ज़रूरत होगी। दैट मीन्स फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस वी हैव द वर्कशॉप यूनिट्स अक्रॉस द इंडियन रेलवेज, वेरियस जोन वाइज अलग अलग जोनों में अलग अलग टाइप वर्कशॉप बनाए गए हैं। हर जोन में लगभग 2-3 वर्कशॉप होते हैं, ताकि उस रेलवे की जो कोच होल्डिंग्स है या पावर होल्डिंग या वेगन होल्डिंग्स है उसको लगातार यूजेबल बनाया जा रखा जा सके, और उनको जो है क्या कहते हैं मेंटेन किया जा सके। अगर रेलवे वर्कशॉप की बात करें, नॉर्दर्न और ईस्टर्न जोन्स की बात करें, जैसे सेंट्रल रेलवे में 5 वर्कशॉप्स हैं। ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो लिलुआ में है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें समस्तीपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करें तो मंचेश्वर। नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो आलमबाग, लखनऊ, अमृतसर, चारबाग, लखनऊ, जगाधरी एंड कालका। अगर हम नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात करें तो झांसी। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो रेल स्प्रिंग, करखाना, सिथौली, गोरखपुर और इज्जतनगर। इसके अलावा अदर साउथर्न और वेस्टर्न जोन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज में डिब्रूगढ़, लमडिंग, न्यू बंगईगांव, टिंडारिया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। साउदर्न रेलवे में गोल्डन रोड, पेरम्बूर। और इसके अलावा साउथ ईस्टर्न रेलवे में खड़गपुर। वेस्टर्न रेलवे में भावनगर, दाहोद, जूनागढ़, परेल, महालक्ष्मी। सदर्न सेंट्रल रेलवे में लालागुड़ा, तिरुपति, कतापली। साउथ वेस्टर्न रेलवे में हुबली, मैसूर। वेस्टर्न रेलवे में भोपाल, कोटा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में रायपुर और नागपुर। इन सबको आप लोग जो है क्या कहते हैं एक बार ज़रूर देखें और याद करें, समझें, ताकि सभी मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग अपनी अपनी कम से कम अपनी अपनी रेलवे में जो जो उनके वर्कशॉप है उनका तो उनको पता ही होना चाहिए, उसकी तो जानकारी उनको ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आसानी रहे। ठीक है। अब ये वर्कशॉप जो होते हैं वो काम क्या करते हैं? रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस का काम करते हैं डेफिनेटली। POH और IOH। What is POH? Periodical overhauling. The inspection is to be done at a nominated workshop after a specific time per kilometer of running of rolling stock. इतना लगभग इतने किलोमीटर या इतने साल तक अगर वो कोच जो है क्या कहते हैं ट्रैक पे चल चुका है रोलिंग स्टॉक, तो उसको जो है क्या कहते हैं POH के लिए रखा जाता है। POH के लिए नॉर्मली जो टाइम होता है वो 28 डेज होता है।
यानी 4 हफ्ते में जो है क्या कहते हैं वर्कशॉप में कोई पीओएच के लिए कोई कोच वैगन या पावर लोकोमोटिव आता है और देन उसके बाद उसको मेंटेन किया जाता है इन ऑल एस्पेक्ट्स पूरी तरीके से। इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग क्या होती है? दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी डन एट द होम शेड और नॉमिनेटेड डिपोज, जिसके लिए हमारे कहते हैं ना कोच केयर कॉम्प्लेक्सेस बनाए हुए हमने, जिसको हम कहते हैं कि वो कैरेज डिपो बना हुआ है हमारे यहाँ, है ना क्या कहते हैं। तो वो ये जो वो जो होते हैं क्या कहते हैं कैरेज डिपोज वगैरह जो हमारे यहाँ बनाए गए हैं, उनमें होती है द टाइम अलॉटेड ऑफ दिस इंस्पेक्शन फॉर इज 11 वर्किंग डेज नॉर्मली, फॉर द फ्लाइट इज 11। तो ये एक मैंने ये जो टाइम लिखा है मैंने एक जनरल टाइम लिखा है, इट मे बी लेस और हायर 10 दिन भी हो सकता है, 5 दिन हफ्ता भर हो सकता है, इट डिपेंड ऑन द के व्हाट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर कोच है। अब वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सर्वे सस्पेंस, व्हाई आई ऐड हियर एग्जैक्टली, जब आईओएच और पीओएच के लिए कोई भी कोच वैगन या लोकोमोटिव जब हमारे वर्कशॉप में आता है, तो नेचुरली बात है कि उसके लिए एक सिस्टम होता है कि उसमें होने वाला एक्सपेंसेस जो है उसका एक्यूरेट कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होगा। तो एक्यूरेट कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वर्कशॉप जो होता है अकाउंट ऑफिस, वो एक जो है क्या कहते हैं सस्पेंस हेड होता है, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग या सस्पेंस या डब्ल्यूएमएस एक सस्पेंस हेड को क्रिएट करता है, और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर्टिकुलर जो है वेगन्स और लोकोमोटिव और के रिपेयर में मेंटेनेंस में या उसके मैन्युफैक्चरिंग में, वो सारे के सारे पहले जो है वो डब्ल्यूएमएस में सारे के सारे खर्चे रखे जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं डब्ल्यूएमएस में, ताकि जो है क्या कहते हैं एक एक्यूरेट कॉस्ट का हमें पता चल सके, उसको ट्रैक कर सकें और उसको अलोकेट कर सकें, यानी पैसा हमें कहाँ से लेना है या से प्राप्त करना है। की एलिमेंट्स अगर हम डब्ल्यूएमएस की बात करें तो के पर्पस क्या है, जैसे अगर बात करूं मैं, ये अक्यूमुलेट कोर्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इन वर्कशॉप, वर्कशॉप में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कॉस्ट होती है वो इकट्ठी होती है। ये जो है क्या कहते हैं यहाँ पर सेग्रीगेट करते हैं कॉस्ट को बाय डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब प्रोजेक्ट्स अंटिल कंप्लीशन, फैसिलिटेट करता है एक्यूरेट कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एंड सर्विसेज। इसके कंपोनेंट्स होते हैं मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। नेचुरली बात है कि कोई भी अगर हम वर्क करते हैं तो उसमें ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट दो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग, और repair and maintenance, labor cost, the labor engaged on that work, particularly that those wages and salaries and other benefits, overhead cost, indirect expense like utilities, depreciation and administration cost, etc. इसके अलावा जो है इसका प्रोसेस क्या रहता है, इनिशिएशन वर्क ऑर्डर आज शूट फॉर जॉब प्रोजेक्ट, सबसे पहले कोई भी काम आता है तो उसका वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। देन उसके बाद ऑल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं वो सारी की सारी डब्ल्यूएसएम अकाउंट को चार्ज कर दी जाती हैं। जब कंप्लीट हो जाता है तो कॉस्ट जो है क्या कहते हैं पर्टिकुलर एक्सपेंसेस या असेट्स अकाउंट जो है उसको ट्रांसफर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई जोधपुर वर्कशॉप में कोई जोधपुर का कोई कोच अगर मेंटेनेंस के लिए जाता है, तो नेचुरली बात है कि वो जोधपुर डिवीजन को पर्टेन करता हुआ रोलिंग स्टॉक है, तो उसके उस पे पीओएच पे होने वाला खर्चा वो जोधपुर डिवीजन को ही चार्ज किया जाएगा और जोधपुर डिवीजन से उसका पैसा लिया जाता है। क्लियरेंस डब्ल्यू अकाउंट कब क्लियर होता है कि क्लियर एंड डिस्क्रिपेंसी और एड्रेस जो भी होती हैं उनको भी ध्यान रखा जाता है। कंप्लीट होने के बाद जैसे ही जो है टीसीज रेज की जाती हैं पर्टिकुलर डिवीजन जोन्स या किसी और डिपार्टमेंट आउटसाइड सर होते हैं, तो उनसे डिपॉजिट के तौर पर पैसे लिए जाते हैं, उसके जरिए इसको एडजस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एक्यूरेट कॉस्टिंग, इससे एक तो हमें पता चल जाता है कि किसी भी पीओएच या मैन्युफैक्चरिंग पे कितना एक्यूरेट कॉस्ट आई है। फाइनेंशियल कंट्रोल इस पे बना रहता है कि हमें पैसा किससे लेना है, कितना खर्चा करना है, उसको जो है क्या कहते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस एनालिसिस, हाउ मच टाइम इज एंगेज्ड इन पर्टिकुलर पीओएच और प्रोडक्टिविटी एरियाज और इम्प्रूवमेंट का ये हमेशा यानी मैनेजरल टूल्स के तौर पर भी यूज होता है। और इसकी बजटिंग और फोरकास्टिंग में भी हिस्टोरिकल डाटा से मदद मिलती है कि हमें भविष्य में किस तरीके के पैसे कितना पैसा डब्ल्यूएमएस में चाहिए होगा या जो है क्या कहते हैं किस तरीके से मैनेज इसको किया जाना चाहिए। दैट्स मीन डब्ल्यूएमएस इज आल्सो अ मैनेजमेंट टूल फॉर द मैनेजमेंट। इसको मेंटेन करने में कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस मैनेजिंग में है जैसे कॉम्प्लेक्सिटी, मल्टीपल वर्क ऑर्डर रहते हैं, अलोकेटिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलोकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। टाइमली क्लियर्स में जो है क्या कहते हैं डिले होता है, जिससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बजटिंग में थोड़ा डिले हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। कोऑर्डिनेशन इशू हो सकते हैं जैसे बिटवीन फाइनेंस प्रोडक्शन और एडमिन के बीच में
अगर जो है क्या कहते हैं प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो ये एक चैलेंजिंग रहता है। तो डब्ल्यूएमएस को अगर हम ओवरऑल देखें तो ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है फाइनेंशियल कंट्रोल में, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन में, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन रेलवे वर्कशॉप में, इफेक्टिव मैनेजमेंट में एंड टाइमली क्लियरेंस ऑफ डब्ल्यूएमएस का इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। तो डब्ल्यूएमएस हमारे लिए क्यों, मैं इस पे अभी हम बाद में बात भी करेंगे कि वाई डब्ल्यूएमएस सो मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जितने भी वर्कशॉप होते हैं वो कैपिटल बजटिंग पे काम करते हैं। यानी इट इज़ जस्ट लाइक, जैसे अगर मैं समझाने का प्रयास करूं कि मैं एक कार का वर्कशॉप चलाता हूं, तो नेचुरली बात है कि मुझे कार का वर्कशॉप चलाने के लिए ज़रूरी होगा कि मेरे को जो है क्या कहते हैं, और सारी ज़रूरतें वहाँ पर जो हों, सारी मशीनरीज हों धुलाई की, मैन उसकी जो है क्या कहते हैं रिपेयर से रिलेटेड, और रिपेयर से रिलेटेड जितने भी सामान टूल्स इसकी ज़रूरत होगी वो भी सारे वहाँ के वहाँ वहाँ पर होने चाहिए। तो जैसे ही जब मेरे पास कोई भी कार वगैरह मेंटेनेंस होने के लिए आएगी आती है, तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे जो जो भी सामान की आवश्यकता होती है या जो जो भी उसमें मेंटेनेंस करना होता है, वेदर उसको धुलाई करनी है, वेदर उसकी कलर करनी है, वेदर उसका रिपेयर करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं मैं करता चला जाता हूँ। और पर्टिकुलर जो यूनिट्स होती हैं, जैसे मेरे यहाँ एक शॉप जो है क्या कहते हैं, किसी भी वर्क जो भी कार वर्कशॉप होता है उसमें एक शॉप भी होती है ना क्या कहते हैं, जो मटेरियल सप्लाई करता है। तो हम उसमें से मटेरियल ले लेते हैं और उस मटेरियल को लेने के बाद उसको यूज़ करते रहते हैं। लेकिन जब काम कंप्लीट करते हैं तो हम एक जो है क्या कहते हैं उस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में एक बिल बनाते हैं, और बिल बना के संबंधित पास ही जो कंसर्न पार्टी जब हमारे से वापस कार लेने आती है, तो हम उसको उससे पेमेंट रिसीव करते हैं। अब वो जो पेमेंट रिसीव करते हैं, तो नेचुरली बात है कि उस पेमेंट रिसीव कर को पर्टिकुलर जो शॉप्स जिस जहाँ जहाँ भी काम हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होती है वो उसी पर्टिकुलर जगह को अलोकेट की जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमें सारे काम पहले करने हैं, तो पहले काम करने के लिए नेचुरली बात है कि हमारे पास पहले से बजट होना चाहिए, यानी पैसा होना चाहिए, और पैसा हमें बाद में मिलने वाले हैं। तो जस्ट लाइक वर्कशॉप में जो है कहते हैं ये रोल डब्ल्यूएमएस अदा करता है, इसलिए डब्ल्यूएमएस एक कैपिटल की बजटिंग होती है इसके लिए। तो वो भी हम इसमें अभी पढ़ेंगे कि कैपिटल बजटिंग कैसे होती है। कैपिटल बजटिंग हम डब्ल्यूएमएस के क्या होता है कि जब भी हम बजट बनाते हैं उसके दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड। नेचुरली बात है डेबिट साइड जितने भी जो है क्या कहते हैं हमारे काम है वो सारे के सारे डेबिट होते हैं, और उनके अगेंस्ट में जो हमें पैसा मिलता है वो क्रेडिट हो जाता है। डेबिट साइड इंडिकेट द इनपुट्स वेयर क्रेडिट साइड शोज द आउटपुट इज पेड द फोरहेड एंड शो द फिगर इन थाउजेंड्स। अब हम देखेंगे जैसे बैलेंस, मैंने इसको एक एग्जांपल के तौर पर ये शीट बना के सामने रखी है। बैलेंस इज जस्ट कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, कि जब हम काम किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल की जब बजट बनाते हैं, तो उससे ये देखते हैं कि भाई हमारे पास जो है साल के ये शुरू में जो है क्या कहते हैं क्या हमारे पास बैलेंसेज है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस में और डेवलपमेंट सस्पेंस में। यानी इसके अलावा डेबिट्स ड्यूरिंग द ईयर, कोई लोकोमोटिव वर्कशॉप में, कैरेज वैगन वर्कशॉप, इलेक्ट्रिक वर्कशॉप, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, सिग्नलिंग वर्कशॉप, अदर। यानी इन सब के अगेंस्ट में डेबिट्स हमारे पास क्या क्या आए, यानी कितना कितना काम हम लोगों ने इनका किया और कितना कितना पैसा इनके लगभग हमने करते हैं हर साल एवरी ईयर, तो वो हम इसमें ले जाते हैं। इसके अलावा इसमें से डिडक्ट इश्यूज फ्रॉम डब्ल्यूएमएस टू स्टोर एंड वर्क्स। इसमें से ऐसा होता है कि हम बहुत सा सामान, ऐसा होता है कि हम कुछ सामान बनाते हैं स्टोर के लिए, तो वो हम स्टोर कुछ वापस कर देते हैं या किसी काम को के लिए बना के देते हैं, जैसे ना क्या कहते हैं, तो वो जो हम उनको सामान बना के देते हैं वो यहाँ से माइनस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से टोटल डेबिट्स ऑफ ड्यूरिंग द ईयर आ जाते हैं। क्रेडिट साइड में हमारे पास क्या होते हैं कि वही किसी वर्क के लिए काम किया हमने, तो वहाँ से हमें पैसा मिल जाता है। अगर कैपिटल के लिए काम किया, स्टोर सस्पेंस के लिए काम किया, तो वहाँ से पैसा रेवेन्यू का मतलब जो है कि ठीक से डिवीजन वगैरह के लिए बात किया, तो वहाँ से, और अदर रेलवेज के लिए काम किया या अदर आउटसाइड पार्टीज के लिए काम किया, तो वो भी हमें यहाँ पर आ जाता है। डिडक्ट फॉर इशू विद इन द डिमांड डेट पर कॉन्ट्रा, इसी तरीके से यहाँ पर भी डिडक्ट करते हैं इश्यूज को जो हमने मेटेरियल इशू किया जाता है। ये टोटल क्रेडिट ऑफ द ईयर हो जाते हैं इस टाइप से। तो जो नया डेबिट और क्रेडिट जो होता है वही हमारा बजट अलॉटमेंट होता है, यानी डेबिट्स में क्रेडिट्स को माइनस प्लस करके जो भी हमें पैसे की आवश्यकता है वही हमारा इसका बजट होता है। यानी हमें बेसिकली उतना अमाउंट ही चाहिए होता है कि ये हमें मिलना चाहिए, यानी इतना हमें पैसा रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ये वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस का बजट होता है। आउटर्न स्टेटमेंट, नेचुरली बात है जब कोई भी काम होता है किसी भी वर्कशॉप में, तो एक वर्क ऑर्डर इशू किया जाता है, तो वर्क ऑर्डर पे नजर रखने के लिए तो हम एक आउटर्न स्टेटमेंट बनाते हैं। आउटर्न स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। आउटर्न स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू चेक वेदर इट इज बुक टू प्रॉपर हेड्स ऑफ अकाउंट और नॉट। जैसे ही मेरे वर्कशॉप में काम कंप्लीट, कार का काम कंप्लीट हुआ, तो मैंने एक आउटर्न स्टेटमेंट बनाया
कि जो है क्या कहते हैं, अब उसके अगेंस्ट में अगर मुझे पैसा मिल गया तो दैट इज पार्ट वन was completed and the financial adjustment have been completed within the month and there is no outstanding. मेरे पास पैसा आ गया तो पार्ट वन आउट टर्न, मेरे पास पैसा नहीं आया या अभी काम प्रोग्रेस में चल रहा है लेकिन क्योंकि खर्चा तो चल ही रहा है, दैट इज आउट टर्न स्टेटमेंट पार्ट टू, जिसमें काम चल रहा है तो एडजस्टमेंट अवेट या तो काम चल रहा है या कंप्लीट हो गया लेकिन अभी तक हमारे पास पैसे नहीं आए हैं, यानी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, पार्ट टू में ये आता है। ठीक है, डेवलपमेंट सस्पेंस, जैसे अभी मैं जब वो बात कर रहा था बजट की तो उसमें एक वर्ड आया था डेवलपमेंट सस्पेंस। इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड 234 को अगर हम देखेंगे पैरा, तो उसमें ये डेवलपमेंट सस्पेंस आता है। ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन वर्कशॉप टुवर्ड्स डेवलपिंग अ न्यू डिजाइन, prototype, or a production of a rolling stock in a production unit is booked to this suspense head. The credit is afforded to this head by a predetermined rate के लगभग इतना खर्चा इतना दे देंगे आप। The difference of debit and credit lies in his head and shown in the WMS is closing balance in the end of financial year. Job costing. फॉर जॉब मैन्युफैक्चरिंग, फॉर शॉप मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स के लिए हम जॉब कॉस्टिंग करते हैं। इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड के अनुसार जो है क्या कहते हैं, चैप्टर 2 में ये गवर्न होता है। कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड ensuring appropriate allocation of expenditure so as to accurately arrive at the cost of the final production of service of a workshop or production unit. Costing of each and every activity will help the workshop to measure its efficiency and improve it. तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कॉस्टिंग प्रोसेस क्या है। कॉस्टिंग क्लासीफाई करना है, रिकॉर्ड करना है और इंश्योर करना है कि जो एक्सपेंडिचर है वो एक्यूरेटली और अप्रोप्रिएटली जो है क्या कहते हैं अलोकेट हो, ताकि हमें किसी भी प्रोडक्शन की या किसी भी सर्विस की जो प्रोडक्शन यूनिट में हो रहा है या वर्कशॉप में हो रहा है उसकी कॉस्ट का पता चल सके। The system is used to arrive at unit rate of manufacturing in respect of shop manufactured item. Shop manufactured items में ये एक पर्टिकुलर यूनिट रेट की कीमत निकालने के लिए। अंडर दिस सिस्टम द एक्सपेंडिचर फॉर ईच स्पेसिफाइड आइटम ऑफ मैन्युफैक्चर इज कलेक्ट अंडर वन वर्क ऑर्डर and on completion of order quantity the final completion advice is sent to costing section for generation of cost sheet and arriving at unit of manufacturing item। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक एक्सपेंडिचर जो स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरिंग पे हुआ है वो एक वर्क ऑर्डर में जो है क्या कहते हैं हमने एक्यूमुलेट किया, कलेक्ट किया, है ना, क्या कहते हैं जब वो वर्क ऑर्डर कंप्लीट हो गया क्वांटिटी, तो फाइनल कंप्लीशन एडवाइस हमने बनाई, ये हमने कॉस्टिंग सेक्शन को भेजी। तो कॉस्टिंग सेक्शन उसके आधार पर कॉस्ट शीट बनाता है कि उस आइटम की क्या रेट बनी, उस मैन्युफैक्चरिंग आइटम वाइज क्या रेट बनी वो उससे पता लगाता है। ठीक है। Features of job costing system. For each item of manufacture, there is allowed time against each process of work. कि लगभग इतना टाइम लगेगा। Standard quantity of raw material to be drawn with the specification is also given. कितना सामान, क्या क्या सामान, like that वो। The unit cost of manufacture is arrived from the cost sheet for the particular work order wherein all element of cost are charged to that work order. It is just like that कि मैं धुलाई में कितना पैसा खर्च होगा गाड़ी की, कार की धुलाई में, तो हमें पता चलता है कि इसमें इतना पानी लगता है, इसमें इतना जो है क्या कहते हैं साबुन लगेगा और हमारे पे इतना जो है क्या कहते हैं लेबर मटेरियल लगेगा और इतना इलेक्ट्रिक का खर्चा आएगा पानी की धार को प्रेशराइज करने के लिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें और इतनी जगह की हमें आवश्यकता होगी या जो भी वट, तो ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द जॉब कॉस्टिंग। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी कंप्लीटेड फॉर दैट वर्क ऑर्डर विल गिव द यूनिट कॉस्ट। नेचुरली बात है कि हमने 10 काम किए तो 10 काम की रेट आई तो एक कॉस्ट एक की कितनी आई। द स्टैंडर्ड फिक्स्ड हेल्प कंपैरिजन ऑफ यूनिट कॉस्ट विद अदर शॉप्स और विद ट्रेड कॉस्ट। जॉब कॉस्टिंग पार्ट ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं? प्राइम कॉस्ट, ऑन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तीन तरह की कॉस्ट हैं। हम इसको हम जैसे पार्ट ऑफ कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल विच आर एसेंशियल एंड डायरेक्टली अलोकेबल टू फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विस आर नोन एज प्राइम कॉस्ट। नेचुरली बात है जितने भी ऐसी कॉस्ट हो जो जिसमें हमें ये कहते हैं कि भाई जो है ना कहते हैं कब मेरे जैसे सपोज कीजिए कि लेबर कितनी लगेगी, तो हमें फिक्स है कि लेबर तो इतनी चाहिए ही चाहिए होगी मुझे उस काम को करने के लिए। मुझे ये बात पता है कि क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा,
डायरेक्ट जो उसमें इन्वॉल्व होगा, तो वो दोनों चीजें तो प्राइम कॉस्ट होगी। अब ऑन कॉस्ट क्या होती है? जिनको डायरेक्टली तो अलोकेट नहीं कर सकते, पता भी नहीं चलेगा डायरेक्टली, लेकिन उनको अपॉर्शनमेंट करके लग करते हैं। जैसे कि है ना, क्या कहते हैं, जहां पर काम हो रहा है उस काम की जगह का किराया, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ऑन कॉस्ट में भी क्लासिफाइड शॉप ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट। शॉप ऑन कॉस्ट में लेबर एंड मटेरियल के ऊपर जो बिल्कुल पर्टिकुलर शॉप से रिलेटेड है, और जनरल ऑन कॉस्ट जो उसके अलावा और दूसरी चीजों पे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी शॉप के लिए टॉयलेट बनाया हुआ, दूसरी शॉप के लिए भी टॉयलेट बनाया हुआ, तो दोनों उसी शॉप में उस टॉयलेट को यूज करते हैं, तो खर्चा हो गया ये वाला। तो ये खर्चा भी कहीं ना कहीं अलोकेट करना पड़ेगा मेरे को। तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन को तो परफॉर्मा उसको, ये परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर है जो आरएसपी वर्क्स एंड ऑल आर डन आउटसाइडर्स, उनके लिए ये जो है क्या कहते हैं बनाई जाती है, ठीक है। शॉप ऑन कॉस्ट के कंपोनेंट्स, इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड 619, लेबर कॉस्ट, शॉप स्पेसिफिक एक्सपेंस है, एडिशनल लेबर कॉस्ट, कंज्यूमेबल एंड यूटिलिटीज, इसके अलावा मिसलेनियस चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ये शॉप ऑन कॉस्ट हो जाएगी। जनरल ऑन कॉस्ट लेबर एंड स्टाफ एक्सपेंसेस हो गए, जैसे लीव, सिक, छुट्टी, वेजेस, ओवर टाइम, वेजेस पेड इन लीव ऑफ नोटिस ऑफ वर्कशॉप, एक्सपेंडिचर ऑन अप्रेंटिस, स्कूल एंड हॉस्टल, यूटिलिटीज मेंटेनेंस पे, जैसे बिजली, पानी एक्सेट्रा, है ना, क्या कहते हैं, यार्ड लाइटिंग है, सैनिटरी अरेंजमेंट है, मेंटेनेंस ऑफ मैस ग्रुप एक्सेट्रा। इसके अलावा एडिशनल जनरल कॉस्ट आइटम्स हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सपेरिमेंटल वर्क है, कंज्यूमेबल है, फ्लैट है, सामान इधर से उधर लाने ले जाने के लिए ऐसा, है ना, क्या कहते हैं। तो general on cost denotes all the costs other than pro forma on cost. Administrative on cost that is incurred in common with more than one shop or depend within the workshop. It includes expenses that benefit multiple departments or the workshop as a whole. तो ये इस टाइप से एडिशनल जनरल कॉस्ट हो जाती है। ये मैंने उसको और डिटेलिंग में यहाँ पर किया हुआ है कि ऑन केस में रोलिंग स्टॉक कोड के हिसाब से क्या 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 आइटम्स हैं, कितने क्या कहते हैं ऑन कॉस्ट। ये मैंने, अब चार्ज कैसे की जाती है जो कॉस्ट, जैसे अगर देखेंगे तो रेवेन्यू वर्क होंगे तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, शॉप जनरल ऑन कॉस्ट और शॉप जनरल ऑन स्टोर ऑन कॉस्ट, ये सारी की सारी चार्ज की जाती है, ठीक है ना, क्या कहते हैं। और जो भी रिहेबिलिटेशन और मॉडर्निफिकेशन के आरएसपी में अंडर होते हैं रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम में, उनमें डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, शॉप ऑन कॉस्ट, शॉप ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट, स्टोर, इसके अलावा फ्रेट चार्ज किया जाता है, इसके अलावा पीएफ और ग्रेच्युटी चार्ज की जाती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, कंटीजेंसी की कॉस्ट भी चार्ज की जाती है। अगर हम आउटसाइडर पार्टीज के लिए वर्क करते हैं तो उसमें सारे कॉस्ट एलिमेंट जो है उनसे चार्ज किए जाते हैं, लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, फ्रैट, स्टोरेज, प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट, सुपरवाइजर एट हायर लेवल्स, पीएफ एंड ग्रेच्युटी, रिपेयर मेंटेनेंस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट, कंटीजेंसीज, टैक्सेस, सभी तरह की कॉस्ट उनसे ली जाती है आउटसाइडर से। फिर आता है रिवाइड कॉस्टिंग सिस्टम। आई थिंक ये जो वीडियोस है एक्चुअली बहुत बड़ी होने वाली है, तो इसलिए हम यहाँ तक जो है क्या कहते हैं हमने जो पढ़ा है हम उसी तक रुकते हैं आज। और इसके बाद हम एक नई वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम शुरू करेंगे रिवाइड कॉस्टिंग सिस्टम से, ताकि आप लोगों को ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो समझने में भी दिक्कत होगी और याद रखने में भी दिक्कत होगी आई थिंक। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो का हम जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, वर्कशॉप में, जहां हम शुरू करेंगे अब रिवाइड कॉस्टिंग सिस्टम से, यानी यूनिट रिपेयर कॉस्ट ऑफ पीओएच लोको वर्कशॉप। अब आज की हमने जो वीडियो है उसमें हमने ये देखा कि हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स कहाँ पर है, हमारे जो है क्या कहते हैं वर्कशॉप कहाँ पर है, हमारा वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस क्या कहता है, आउटर्न स्टेटमेंट क्या है, और इसके अलावा हमने जॉब कॉस्टिंग को हमने समझने का प्रयास किया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम रिपेयर और करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ZARASSA जरा सा सॉल्यूशन ट्रैक ऑफ लर्निंग। मेरे जो है क्या कहते हैं वीडियोस के लिए कमेंट्स भी कीजिए और मेरे को फॉलो कीजिए। मेरे को सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।